वो बस एक मैच दूर था अपने सपने को पूरा करने से, ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर बनने से। लेकिन एक गद्दार की वजह से उसका पेट कंट्रोल से बाहर हो गया और उसे खा गया। लेकिन फिर भी किसी रहस्यमयी तरीके से वो एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेता है। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है फॉन, जो लिंगशा पवेलियन का लीडर है। वो अपने फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल में जाता है, जहां वो अपने माता पिता से कहता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वो उनका खोया हुआ नाम वापस ला सके, और बताता है कि जैसे ही वो कंपटीशन जीतता है उनका सेक्ट ए क्लास में प्रमोट हो जाएगा, और वो अपने एंसेस्टर्स से कहता है कि वो उस पर नजर रखें। इसके बाद फॉन के स्टूडेंट्स उसे गुड लक विश करते हैं और वो एक जायंट ईगल समन करता है, जिससे वो उड़कर चला जाता है। रास्ते में फॉन अपना स्पिरिट पेट निकालता है जिसका नाम है नियान, जो सबको इंप्रेस कर देता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। जब वो कंपटीशन में पहुंचते हैं, एक बूढ़ा आदमी सोचता है कि लीग ने लैंगशाओ पवेलियन को ए क्लास टूर्नामेंट में एंटर कैसे कर दिया, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग तो नोबडीज हैं। लेकिन दूसरा मास्टर डिसएग्री करता है क्योंकि फॉन एक रेप्यूटेबल फैमिली से है। लेकिन दुर्भाग्य से उनका फैमिली डिक्लाइन हो गया और वो अकेला ही बचा। मास्टर बताता है कि फॉन ने पूरा सेक्ट अकेले बनाया और बी क्लास तक पहुंचाया इन रिकॉर्ड टाइम, और वो ये भी बताता है कि उसका फॉन से कनेक्शन है, इसलिए उसे पता है कि फॉन को स्पिरिचुअल पेट्स की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है और उसका फ्यूचर ब्राइट है। इधर फॉन अपने स्टूडेंट से मिलने जाता है और एक स्पिरिट कैट हाइमे उसके पैरों से लिपट जाती है, जिससे उसका मास्टर डुआन जलने लगता है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट सोचता है कि फॉन को उसे वापस ले लेना चाहिए क्योंकि क्लियरली वो उसे ज्यादा पसंद करती है। एक डिसाइपल गूलिंग पूछती है कि क्या फॉन को कुछ चाहिए, तो वो दुआन को बाहर ले जाकर रिमाइंड करता है उनके प्रॉमिस के बारे में कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनेंगे। फॉन कहता है कि अब वक्त आ गया है अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने का, और वो एक इंस्पायरिंग स्पीच देता है, बताकर कि अब उन्हें एब्सोल्यूट पीक तक मार्च करना चाहिए। लिंगशा पवेलियन एरिना में एंटर करता है और फॉन न्यान को समन करता है, जिससे सब इंप्रेस हो जाते हैं, यहां तक कि उसका ओपोनेंट होंग भी। लेकिन होंग अब भी सोचता है कि फॉन उसके सामने कुछ नहीं है और वो अपने ग्रेट एप को समन करता है, फॉन को चैलेंज करते हुए ब्रिंग इट ऑन। स्पिरिट पेट्स एक दूसरे पर चार्ज करते हैं, लेकिन जैसे ही नायान अपना मुंह खोलकर एप को निगलने की कोशिश करता है, एप एक जबरदस्त अपरकट से काउंटर करता है। फॉन पानी का अटैक करता है होंग पर, लेकिन वो एप की फायर से उसे ब्लॉक कर देता है और एप नियान पर अटैक करने लगता है। एप नियान को मुंह से पकड़कर ऑडियंस की ओर फेंक देता है, लेकिन फॉन सबको बचाते हुए उसे स्काई की ओर मोड़ देता है। वो एप पर मल्टीपल वाटर अटैक्स करता है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता और एप अपनी फाइनल फॉर्म में असेंड कर जाता है। उसका पूरा शरीर आग से ढका होता है और वो फॉन की ओर एक जायंट फायर पंच लॉन्च करता है, जिससे गूलिंग चिंतित हो जाती है, लेकिन दुआन उसे कहता है कि फॉन पर भरोसा रखो। वो नयान का असेंशन शुरू करता है, जिससे वो इमॉर्टल ब्लैक वेल में बदल जाती है और सारी आग को निगल जाती है। एप गुस्से में आकर फिर से अटैक करता है, लेकिन न्यान एक वाटर स्ट्रीम से जवाब देती है, जिससे पानी की बूंदों से छोटे छोटे वेल्स बन जाते हैं। पानी वापस न्यान की ओर बहता है और फॉन और होंग अपना फाइनल अटैक करते हैं। जैसे ही वो एप से टकराते हैं, एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। एप हार जाता है और भीड़ खुशी से चिल्लाती है, लेकिन गूलिंग नोटिस करती है कि कुछ गड़बड़ है। न्यान अपने ट्रांसम्यूटेटेड स्टेज में पहुंच जाती है और रॉटिंग कॉर्प्स वेल बन जाती है, जो सब कुछ निगलना शुरू कर देती है। फॉन समनिंग को कैंसिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने उस पर कंट्रोल खो दिया है और वो खुद भी निगल लिया जाता है। एक फ्लैशबैक में हम फॉन के पिता को देखते हैं, जो उसे सिखा रहे हैं कि वेल स्पिरिट को कैसे कंट्रोल करें, और उसके दोस्त उसे सेक्ट को रिवाइव करने के मिशन में ज्वाइन करते हैं। लेकिन उसके पेरेंट्स की मौत ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसे एक एंशिएंट स्क्रोल दिया जाता है, जो उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है, एक रहस्यमयी आदमी द्वारा। उसमें लिखा होता है कि अगर किसी साजिश की वजह से उसकी मौत होती है, तो वो एक ऐसे हेल्दी इंसान के शरीर में रीइंकार्नेट होगा जिसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, और वो सीखता है कि ऐसा करने से वो उस इंसान की लाइफ को अनजाने में बढ़ा सकता है। वो आदमी सोचता है कि इससे फॉन अपना गोल पूरा कर पाएगा,
फॉन 1 साल बाद जागता है अपनी मौत के बाद, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और उसके कपड़े अलग क्यों हैं। वो नायन को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो वो पास के लेक में पानी लेने जाता है, लेकिन वहां अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अलग दिखता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन तभी एक आदमी उसे नोटिस करता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है। फॉन उनकी यूनिफॉर्म देखकर पहचान जाता है कि वो बेज मैंशन से हैं। वो उसे घेर लेते हैं, तो फॉन पूछता है कि उसने उनके साथ क्या किया है, लेकिन वो बिना कुछ बोले उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद फॉन जागता है और खुद को डंकन में जंजीरों में बंधा पाता है और सोचता है कि उसने जो भी मेहनत की थी अपने सेक्ट को ए क्लास में ले जाने के लिए, सब बेकार चला गया। लेकिन वो इस बात से खुश है कि वो जिंदा है। उसे पता है कि अब उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, लेकिन वो ये भी जानना चाहता है कि किसने उसे बिट्रे किया और नायान को अनकंट्रोलेबल बना दिया। वो ये भी जानना चाहता है कि उसके नए शरीर का असली मास्टर कौन था। वो अपने स्पिरिचुअल पेट्स चेक करता है और हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसमें एक डॉग है जिसका नाम है टेडी और एक कैक्टस है। वो उनसे उनकी स्किल्स के बारे में पूछता है। टेडी जमीन पर पेशाब कर देता है और कैक्टस उसे हवा में उठा देता है। उसे एहसास होता है कि कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से अपने पेट्स को छिपा देता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक गार्ड उसे लू बुलाता है। वो नोट करता है कि मिस बा उससे मिलना चाहती है, लेकिन बदबू से परेशान हो जाता है। लू कहता है कि वो उसे रोक नहीं पाया। रास्ते में एलएससी सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे इग्नोर करता है और सीधे उसे बी के चैम्बर में ले जाता है। लॉ अपने हाथों को आजाद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गार्ड से छिपा लेता है। जब वो रूम में एंटर करता है, तो बीए उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। वो जवाब देता है कि शायद इसलिए कि वो जेनरस है और चाहती है कि वो अपनी गलती सुधार ले। लेकिन बीए उसे एक्यूज करती है कि उसने उसके पानी में ड्रग मिला दिया था। वो कहती है कि उसे आज तक इतनी इंसल्ट कभी नहीं झेलनी पड़ी और बताती है कि उसे मार देने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। वो कहती है कि अब वो लू को जिंदगी भर जेल में रखेगी ताकि वो उसकी सर्वेंट की तरह काम करे, जिससे लू डर जाता है और कहता है कि उसे इसके लिए ट्रेन नहीं किया गया है। वो पीछे हटते हुए कहता है कि किसी और को रख ले, लेकिन बीए कहती है कि उसे जाने की इजाजत नहीं है और अपना स्पिरिट स्नेक यूज करके लू को दूर फेंक देती है। वो सोचती है कि शायद लू मर गया, लेकिन लू अपने स्पिरिट पेट समन कर लेता है, जिन्हें देखकर बाय हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके सामने कुछ नहीं है। बे अपने स्नेक को अटैक के लिए भेजती है, लेकिन लू अपने पेट्स को प्लान के मुताबिक काम करने को कहता है। वो टेडी से स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करवाता है और कैक्टस को स्नेक की तरफ फेंकता है, जो अपी वाइन से उसे बांधने लगता है। बा ये देखकर इंप्रेस हो जाती है कि लू एक साथ 2 पेट्स को यूज कर सकता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होती। स्नेक जमीन पर अपना शरीर पटकता है, जिससे कैक्टस की पकड़ ढीली हो जाती है और स्नेक उसे खा जाता है। लेकिन ये लू की प्लान का हिस्सा था, क्योंकि वाइन स्नेक के पूरे शरीर को ढक लेती हैं और उसे हिला नहीं पाने देती। लू टेडी को उसकी अल्टीमेट मूव यूज करने के लिए कहता है, तो वो हवा में कूदता है और स्नेक पर पेशाब कर देता है, जिससे बीए डिस्गस्टेड हो जाती है। वो कहती है कि उसके पेट्स उतने ही घटिया हैं जितना वो खुद, इसलिए उसे उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। फिर वो स्नेक का सेकंड फेज एक्टिवेट करती है, जिससे उसका पूरा शरीर आग से ढक जाता है। स्नेक लू के स्पिरिट्स को जला देता है, तो लू उन्हें वापस बुला लेता है, लेकिन बा कहती है कि उसे अब खुद की चिंता करनी चाहिए और स्नेक उस पर चार्ज करता है। लू पानी में गिर जाता है और सोचता है कि क्या वो फिर से मरने वाला है, लेकिन तभी उसे एक कैटफिश दिखती है। लू बाहर आता है और बा इस बात से हैरान होती है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो नोट करती है कि उसने उसके भाई की कैटफिश से बॉन्ड बना लिया है। वो बताती है कि कैटफिश को पहले इनविंसिबल वेल्स में कल्टिवेट किया जाता था, लेकिन पिछले साल की कंपटीशन में लिंग शाओ पवेलियन की कैटफिश कंट्रोल से बाहर हो गई थी और अपने ही मास्टर को खा गई थी। लू कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन बा बताती है कि लीग ने टर्मिनेशन लेटर इश्यू किया था, जिससे सारी कैटफिशेस खत्म कर दी गई थीं। लेकिन उसके भाई ने एक को पॉन्ड में छिपा कर रखा और वो मानती है कि वो अब पूरे कॉन्टिनेंट में अकेली बची हुई है।
वो कहती है कि सिर्फ लिंगशा पवेलियन का मास्टर ही उसे कल्टीवेट कर सकता है, इसलिए बाकी सबके लिए वो बेकार है। लेकिन ये सुनकर लू को गुस्सा आ जाता है। बीए फिर से स्नेक को उस पर अटैक करने के लिए भेजती है, लेकिन लू उसके मुंह से उसे पकड़ लेता है और नियान को उसे डिवावर करने को कहता है। बी शॉक्ड रह जाती है जब छोटी सी कैटफिश स्नेक को खा जाती है और लू इसका फायदा उठाकर भागने लगता है। बे के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन लू क्लिफ से कूद जाता है और कैक्टस की मदद से दूसरी तरफ झूलकर निकल जाता है। बी इस बात से डिसअपॉइंटेड होती है कि वो बच निकला और अपने लोगों से कहती है कि उसे जिंदा या मरा हुआ पकड़ कर लाओ। तभी एक तेज हवा चलती है और उसका भाई टोनू वहां आता है और पूछता है कि वो किसे मारने की कोशिश कर रही थी। उधर लू उठता है और देखता है कि एक चिड़िया उसके चेहरे पर बैठी है। उसे यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं देख रहा था। बीए अपने भाई को सारी कहानी बताती है और वो दुखी हो जाता है कि उसकी कैटफिश चली गई, लेकिन वो ये भी बताता है कि उसकी एकमात्र स्किल है डिवाउरिंग और वो अपने मास्टर को भी खा सकती है। वो मानता है कि सिर्फ फॉन ही उसे पूरी ताकत तक ले जा सकता था, लेकिन अब वो मर चुका है, इसलिए लू की चिंता करने की जरूरत नहीं है और कहता है कि बाद में उससे निपट लेंगे। लू ह्यून शहर पहुंचता है और खुद को लिंगशा पवेलियन का मेंबर बताता है, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से ट्रांसपोर्ट पेट मांगता है क्योंकि उनका इन से एग्रीमेंट है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे सेक्ट कोड और मूव्स दिखाने को कहता है। लू उसे दिखाता है, लेकिन वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। जब वो अपनी बुक चेक करता है, तब जाकर उसे लिंगशा पवेलियन मिलता है। लू सोनिक फैल्कन मांगता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उनका सेक्ट अब लिस्ट में नहीं है, तो उसे मजबूरी में एक पिग रेंट पर लेना पड़ता है। रास्ते में उसे याद आता है कि रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि सेक्ट को डिग्रेड करके डी क्लास बना दिया गया है, क्योंकि फॉन की मौत के बाद लीग ने कैटफिश को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया था और बाकी सेक्ट्स ने लैंगशा पवेलियन के रिसोर्सेज लूट लिए थे, इसलिए उन्हें लीग से निकाल दिया गया और वो एक फोक ऑर्गेनाइजेशन बन गए। उधर लैंगशा पवेलियन का एक डिसाइपल जिसका नाम है तोंग बहुत सारी डिशेस बना रही होती है, लेकिन दुआन उसे पूछता है कि वो ये सब क्यों बना रही है, ये याद दिलाते हुए कि उनके सेक्ट की हालत बहुत खराब है। तो वो एक्सप्लेन करती है कि उसे नहीं पता, बस उसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। लू स्पिरिचुअल पेट सर्विसेज में जाता है, जहां वो रिसेप्शनिस्ट से अपने पेट्स को हील करने और उनके लिए स्टेटस सर्टिफिकेट्स इश्यू करने को कहता है। फिर वो दूसरे काउंटर पर जाता है और शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उनके पास डिफेंस स्किल बबल्स हैं, तो वो बताता है कि बस एक ही बचा है। लू खुश हो जाता है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम है जू वहां आकर कहता है कि वो उस बबल को 3 गुना कीमत पर खरीदेगा। शॉपकीपर एक्सप्लेन करता है कि वो स्क्रोल पहले ही लू को बेच चुका है, लेकिन जू हार मानने से इनकार करता है और अपना पेट समन करता है। लू उसे वेट करने को कहता है, लेकिन जू अटैक नहीं करता, बल्कि वो उसे बाहर इनवाइट करता है ताकि साथ में खाना खा सकें, क्योंकि वो असली लू को जानता है। वो ऐसे खाता है जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो, और जू उससे पूछता है कि वो कहाँ गया था। लू जवाब देता है कि वो घर पर फ्लावर्स ग्रो करने और डॉग पालने में बिजी था, लेकिन जू को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि लू ने ड्रिंक तक नहीं किया। लू बहाना बनाता है कि उसने कल रात बहुत पी ली थी, लेकिन जू कहता है कि अगर लू उसे ड्रिंकिंग कंपटीशन में हरा दे तो वो उसे कोई भी रिवॉर्ड देगा। लू को याद आता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में अल्कोहल नहीं संभाल पाता था और डिसाइपल्स के सामने एम्बैरस हो गया था, लेकिन अपने नए शरीर में वो आसानी से जू को हरा देता है, जो बेहोश हो जाता है। लू बबल स्क्रोल लेकर वहां से चला जाता है और साथ ही उस लड़की को भी आजाद कर देता है जिसे जू ने कैद कर रखा था। इसके बाद लू नियान को बबल स्किल सिखाने में मदद करता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। वहीं वो लड़की जिसे उसने बचाया था उसे चुपचाप देख रही होती है। इस बीच लिंगशा पवेलियन पर मेगा रॉक गैंग अटैक करती है और उन्हें कहती है कि अपना सामान बांध लो और यहां से निकल जाओ, लेकिन दुआन हाइमे को समन करता है ताकि उनसे लड़ा जा सके। गैंग के लोग पहचान जाते हैं कि ये एक स्पीड टाइप पेट है। लिजर्ड और टर्टल की जोड़ी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनके सारे अटैक्स को डॉज कर देती है और लाइटनिंग स्पीड से उन्हें हरा देती है। गैंग एक बीटल भेजते हैं उसे रोकने के, लेकिन हाइमे आसानी से उससे भी निकल जाती है। दुआन उन्हें बताता है कि वो उनके सेक्ट का सामना नहीं कर सकते।
लेकिन जैसे ही वो अपनी ग्रेटनेस की बात करता है, अटैकर्स में से एक बीटल को कंट्रोल करता है और वो गूलिंग पर सरप्राइज अटैक करता है। हाइमे उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन ये ट्रैप निकलता है और वो लिजर्ड द्वारा पकड़ ली जाती है। लू वहां पहुंचता है और सेक्ट की हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है कि बस एक साल में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन वो देखता है कि गेट खुला है और सोचता है कि अंदर कोई क्यों नहीं है। फिर वो अंदर भागता है और ये हार्ट ब्रेकिंग सीन देखता है। मेगा रॉक गैंग को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि उनके सामने लड़ने के लिए कोई नहीं बचा। लेकिन तभी टेडी आता है और उन पर पेशाब करने लगता है। गैंग वाले सोचते हैं कि वो कहां से आया, और लू उन्हें टीज करता है। उसका अंदाज गूलिंग को उसके मास्टर की याद दिलाता है। गैंग अपना ड्रैगन लिजर्ड भेजते हैं टेडी पर अटैक करने, लेकिन टेडी उसका अटैक रोक देता है और उसे हरा देता है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। गैंग अपने सारे स्पिरिट समन करते हैं और लू पर सीधे अटैक करने का फैसला करते हैं, लेकिन लू फेक करता है कि वो कमजोर है और भागने लगता है। गैंग अपने स्पिरिट पेट्स भेजते हैं उसके पीछे, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर होते हैं, लू नियन को समन करता है और वो सारे पेट्स को खा जाती है। लू बताता है कि उसे हाई क्वालिटी पेट्स ढूंढने में दिक्कत हो रही थी ताकि वो नियन को खिला सके, लेकिन अब काम आसान हो गया। गैंग वाले शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये कैटफिश है जो बैंड हैं, और वो लू को धमकाते हैं कि वो लीग को इसकी जानकारी देंगे। लेकिन लू उन्हें डराता है, कहता है कि अगर वो उन्हें भी खिला दे तो किसी को पता नहीं चलेगा, और वो डरकर भाग जाते हैं। गूलिंग आती है और लू को थैंक कहती है, लेकिन लू उसे गले लगाकर कहता है कि उसे देखकर अच्छा लगा। गूलिंग सोचती है कि क्या वो उसे जानती है, और लू अपना असली आइडेंटिटी रिवील करने ही वाला होता है, लेकिन रोक लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि न्यान तब कॉप्स वेल में तब्दील हो गई थी जब किसी ने उसे बिट्रे किया था। तो वो बस कहता है कि गूलिंग किसी ऐसे इंसान जैसी दिखती है जिसे वो जानता था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास से निकलता है, गूलिंग को एक बार फिर अपने मास्टर की याद आ जाती है। गूलिंग रोने लगती है जब वो हाइमे को मरते हुए देखती है, और उसे वो वक्त याद आता है जब उन्होंने उसे वाटरफॉल के पास पाया था और लू ने डुआन से कहा था कि उसे रख लो क्योंकि वो क्लियरली उसे पसंद करता है। डुआन अब सारी उम्मीद छोड़ देता है और कहता है कि अब वो ही सेक्ट को लीड करेगा, क्योंकि उनके पास अब कोई स्पिरिचुअल पेट्स नहीं बचे हैं। हम वापस जाते हैं उस वक्त जब डुआन ने पहली बार लांगशा पवेलियन ज्वाइन किया था, और वो हैरान रह गया था ये देखकर कि पूरे सेक्ट में बस एक ही इंसान था। वो नोट करता है कि सेक्ट का तो कोई साइन बोर्ड भी नहीं था, लेकिन फॉन इंसिस्ट करता है कि वो टॉप तक पहुंचेगा और दुआन उस पर भरोसा करके ज्वाइन कर लेता है। वर्तमान में लू उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि अभी भी उम्मीद है और वो लांगशा पवेलियन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन दुआन कहता है कि उन्हें किसी स्ट्रेंजर की दया की जरूरत नहीं है। गूलिंग भी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें अपने मास्टर की इच्छा को कैरी करना चाहिए। लेकिन दुआन कहता है कि वो सच का सामना करे और बताता है कि उनका सेक्ट फॉन के साथ ही मर चुका है। वो चला जाता है हाइपोथेसिस है ये कहते हुए कि अब वो फिर से शुरू करेगा, और गूलिंग बाकियों से उसे रोकने को कहती है, लेकिन वो भी मानते हैं कि अब उनके सेक्ट के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। वो सब उसे धन्यवाद कहते हैं कि उसने उनका ध्यान रखा, और सब दुआन के साथ सेक्ट छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। लू अकेला खड़ा रह जाता है जब सब सेक्ट को अलविदा कह देते हैं, और वो विश करता है कि काश उन्हें थोड़ा और टाइम मिलता तो वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। इसके बाद गूलिंग नोट करती है कि द्वान ही था जो फॉन का उत्तराधिकारी बनने वाला था, क्योंकि वो पहला डिसाइपल था और एक स्किल्ड फाइटर भी। वो सोचती है कि अब जब द्वान चला गया है तो उसे कौन रिप्लेस करेगा। तभी एक डिसाइपल जिसका नाम है चैंग कहता है कि अब बस एक ही इंसान है जो उस जगह के लायक है। लू सोचता है कि वो उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन चांग दरअसल ग्वांग को चुनता है। ग्वांग उनकी नई मास्टर बन जाती है और वो सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। लू सजेस्ट करता है कि उन्हें नए स्पिरिचुअल पेट्स पकड़ने चाहिए। गूलिंग एक बार फिर फॉन को याद करती है जब वो लू को देखती है, लेकिन लू कहता है कि ये उसका डिसीजन है। ग्वांग बताती है कि उनके पास कोई पेट्स नहीं है, इसलिए ये उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो उन जगहों को देखती है जहां पेट्स मिल सकते हैं, लेकिन बताती है कि वो सभी जगह पहले से ही ऑक्यूपाइड हैं। लू कहता है कि उसे एक अच्छी जगह पता है। वो सबको वहां लेकर जाता है,
लेकिन वहां पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो पेट्स को लेकर लड़ रहे होते हैं। तो लू उन्हें क्लिफ के किनारे ले जाता है और चेक करता है कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। चैंग नोट करता है कि अब वो अकेले हैं, तो वो क्लिफ से नीचे कूद जाता है और बाकी उसे पागल समझते हैं। लेकिन वो सेफली लैंड करता है और अपने कैक्टस पेट की मदद से बाकियों को भी नीचे लाने में मदद करता है। वो बताता है कि ये एक सीक्रेट हैबिटेट है जहां उन्हें शायद कोई लॉर्ड मिल जाए। बाकियों को लॉर्ड टर्म समझ नहीं आती, तो लू उन्हें एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिचुअल एनिमल्स के 4 ग्रेड होते हैं: सोल्जर, जनरल, लॉर्ड और एम्परर। वो बताता है कि सोल्जर ग्रेड वाले पेट्स आमतौर पर डरपोक होते हैं, लेकिन हायर ग्रेड वाले पेट्स से उन्हें सावधान रहना होगा। जैसे जैसे वो और अंदर जाते हैं, टोंग एक फायर फॉक्स को नोटिस करती है, जिससे लू भी सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसके 3 टेल्स हैं और वो सोल बिल्डिंग स्टेज के सेकेंड फेज में लगती है। वो सोचता है कि इतनी स्ट्रांग पेट यहाँ क्या कर रही है, और उसे एहसास होता है कि ये पहले से किसी की पेट है, तो वो सबको केयरफुल रहने को कहता है। तभी एक लड़का जिसका नाम है मुखान अचानक उन पर अटैक करता है, लेकिन लू उससे बच जाता है। मुखान कहता है कि वो उसकी टेरिटरी में है और अगर वो नहीं गए तो वो रहम नहीं करेगा। लू और उसका ग्रुप मिलकर एक ब्लफ प्लान बनाते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास बहुत खतरनाक पेट्स हैं। ये काम कर जाता है और मुखान बिना लड़े ही चला जाता है। पूरा ग्रुप अपनी ब्लफिंग पर सेलिब्रेट करता है, लेकिन तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। लू कहता है कि ये जरूर कोई लॉर्ड होगा। सब उस दिशा में दौड़ते हैं और उन्हें एक राइनो हॉर्न पैंडा दिखता है, जो मैच्योर स्टेज के 7th फेज में होता है। मुखान कहता है कि ये जिसको भी कल्टीवेट करेगा उसी का होगा, इसलिए कोई चालाकी नहीं। वो अपने फायरफॉक्स को पैंडा पर अटैक करने को कहता है, लेकिन पैंडा अपनी हॉर्न से उसके कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। लू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों से कलर गायब हो जाते हैं। वो टेडी को समन करता है और कहता है कि अपनी पेशाब से उसे डिटॉक्सिफाई करे, लेकिन वो पॉइजन दूर नहीं होता। पैंडा फायरफॉक्स पर अटैक करता है और मुखान नोट करता है कि वूंड देखने में एक पेंटिंग जैसा लग रहा है और लू भी कुछ गलत नहीं देख पाता। तो उन्हें एहसास होता है कि पैंडा की स्किल है कलर अब्जॉर्ब करना और इल्यूजन्स क्रिएट करना। वो अचानक पीछे से अटैक करता है और सबको कंफ्यूज कर देता है, लेकिन कोई एक्चुअल डैमेज नहीं होता। इसका असली अटैक मेली है। मुखान अपने फॉक्स को दूर से अटैक करने को कहता है, लेकिन पैंडा उसे एक बैम्बू से मार देता है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।